हेलो एवरीवन। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं ओलियो बोर्ड के लाइव मॉक का मैथमेटिक्स सेक्शन का सॉल्यूशन। और हर बार की तरह मतलब अपन इसमें देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस को सिंपलीफाई करना है, आसान मेथड क्या है उनको सॉल्व करने का, या फिर मतलब अपन कैसे टाइम सेव कर सकते हैं अपने एग्जाम में। ये सारी चीज़ें अपन डिटेल में देखेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं पहले नंबर के क्वेश्चन से। देखो भाई, पहले नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला है कि 25 मैन है वो कंप्लीटली एक वॉल को बिल्ड करते हैं 40 दिन में। मतलब एमडीएच का कंसेप्ट लग रहा है, इतना अपन दिमाग लगा सकते हैं। और देखो एक चीज और बता देता हूँ कि भाई जब भी आपको मैन दिखे, दिन दिखे, घंटे लिखे हुए दिखे तो आप एमडीएच लगाया करो, बेस्ट मेथड होता है। अब करना क्या है इसके अंदर कि भाई 25 आदमी है वो 40 दिन में एक काम को कर सकते हैं, मतलब ये मेरा टोटल वर्क है। अब जो भी मेरे को कंडीशंस दे रखी है वो मैं इसके बराबर में लिखूंगा और बड़ा इजीली मेरा आंसर आ जाएगा। इसने क्या बोला कि 24 दिन तक काम करने के बाद में 35 आदमी को और लाया गया। यानी कि इतना अपन श्योरिटी से बोल सकते हैं कि भाई 24 दिनों तक तो इन सभी आदमियों ने काम किया है। यानी 25 आदमियों ने 24 दिन के लिए काम किया है। अब ये क्या बोल रहा है कि 35 आदमी और आ गए, तो पहले 25 थे, उनमें 35 और आदमी आ गए। अब ये बोल रहा है कि अब जो बचा हुआ काम है वो कितने दिन में पूरा हो जाएगा। भाई दिन मेरे को पता नहीं है तो उनको मैं एक्स मान लूंगा। आसान सी इक्वेशन है, इसको सोल्व कर लेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि भाई अगर इतनी इजी उसने अपन को इक्वेशन दी है बना के, मतलब ऐसे नंबर हाथ में ही परोस दिए हैं अपने, तो अपन कैलकुलेशन करके टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। कैलकुलेशन में अपन को भी टाइम सेव करना पड़ेगा। तो मतलब ये नहीं है कि आप इनको गुणा कर रहे हो, आप डायरेक्टली इसको उधर लेके चले जाओ तो 25 कॉमन आ जाएगा, तो 40 माइनस 24 बचेगा। हाँ या ना? ठीक है भाई। और बराबर में यहाँ पे 25 प्लस 35 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो ये 60x आ गया। अब देखो ये क्या बन गया, 25 इंटू ये 16 बन गया और वो 60 बट्टे में आ जाएगा, बराबर x हो जाएगा। इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं इस चीज को भाई। क्या होगा, इनको 5 से काट लेते हैं 5 बार, ये 12 बार कटेगा। और 4 से काटेंगे तो 3 बार और 4 बार, 20/3 आएगा। मतलब 6 सही 2/3 अपने एक्स की वैल्यू आ जाएगी। यही अपन से पूछी थी, पहला ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो जाएगा। चल लेते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे। इसमें क्या बोला है कि जो सम है वो इतने रुपए 5 सालों में और इतने रुपए 6 सालों में हो जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है। और सम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं भाई पहले, आगे जो भी पूछा है वो बाद में पढ़ेंगे अपन। तो देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, 6 और 5 साल का कंपेरिजन दे रखा है। कितना कितना है, 5430 है और 4525 है। ठीक है भाई। अब देखो इसको अगर अपन काटेंगे ना तो ये बड़ा इजीली कट जाएगा। सबसे पहले तो आप इनको या तो 5 से काट लो, या फिर जो भी अपन इनको काटेंगे ना तो मैं बता देता हूँ आपको, 6/5 आएगा। तो 6/5 का मतलब क्या है, इधर तो 1 साल की वैल्यू है ये। और कितना आएगा ये भाई, 1 बढ़ रहा है 5 के ऊपर, यानी 1/5 परसेंटेज निकालने के लिए 100, मतलब जो रेट है मेरी वो 20% आ जाएगी। अब इनको काट के देख लेना, ये 181 से और 5 से कटेंगे, ये 6/5 आएगा। ठीक है, तो रेट आ गई। अब आगे पढ़ते हैं। इसने क्या बोला कि व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट 6400 रुपए के ऊपर। सिंपल की बात कर रहा है भाई। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम और बटे 100। हाँ या ना? मेरे को सिंपल इंटरेस्ट इसने पूछा है, प्रिंसिपल इसने 6400 दे रखा है, रेट अभी अभी अपन ने निकाली है 20, वो काम में लेनी है, और टाइम 7.5 साल दे रखा है, तो 7.5 आ जाएगा बटे 100। अभी बताओ, ये कैलकुलेशन ही है इसके अंदर, अब कोई मुश्किल चीजें थोड़ी है भाई। इन दोनों जीरो से तो ये दोनों जीरो काट दो, इस पॉइंट से ये जीरो काट दो। ठीक है भाई। 64 का दुगना करेंगे 128 आ जाएगा। 128 को 75 से गुणा करना है। अब मैं पूरा गुणा भी नहीं करूंगा, एक कॉमन सेंस लगा सकते हैं अपन इसके अंदर। या फिर आप ऐसा कर लो, 75 की टेबल पढ़ना बहुत आसान होता है, मैं बताता हूँ कैसे। 75 को 8 से गुणा करना है, 75 का दुगना करो तो 150, यानी कि मेरे को 150 को सिर्फ 4 से गुणा करना है, क्योंकि मैंने इधर डबल कर दिया था तो इधर आधा हो जाएगा। 150 का 4 गुना 600 होता है, तो मैं 0 लिखूंगा, 60 कैरी लग जाएगी। 75 दूनी 150, 150 में 60 जोड़ेंगे अपन तो 210 आ जाएगा। फिर 0 21 कैरी लगी। अब 75 और 21 हो जाएगा कितना, 96। तो 9600 अपना आंसर आ जाएगा। इजी था कैलकुलेशन, आप अपने हिसाब से कैसे भी इजी बना सकते हो। या फिर यही कर लेते, 75 दूनी 150 और 150 को 64 से गुणा करना, फिर इजी बन जाता। मतलब जैसा भी आप चाहो वैसा बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। थर्ड नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें क्या बोला है कि एक रिटेलर है, उसने एक बैच ऑफ गुड्स परचेज किया है और वो 7500 रुपए के लिए परचेज किया है। तो वही देखो, इस क्वेश्चन के अंदर भी कैलकुलेशन ही करवाएगा अपन से, और कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो इसने क्या बोला कि 7500 रुपए के गुड्स परचेज किए हैं। अभी बोल रहे मैन्युफैक्चरिंग का कोई डिफेक्ट था, उसके कारण 10% गुड्स डैमेज निकल गए। तो अगर मैं डैमेज गुड्स निकालूं तो इसका 10% हो जाएगा 750। यानी कि जो एकदम से एक्यूरेट सही गुड्स है, ओके वाले गुड्स हैं, वो कितने हैं, 7500 में से 750 घटाऊंगा, यानी 6750। ये जो गुड्स हैं ये सही है। अभी बोल रहे हैं कि अगर ये 30% प्रॉफिट बनाना चाहता है बचे हुए गुड्स के ऊपर, तो कितनी प्राइस पे बेचना चाहिए अनडैमेज गुड्स को। तो ये अपने अनडैमेज गुड्स हैं,
इनके ऊपर 30% कमाना है, यानी 6750 इंटू 130 और बटे 100 हो जाएगा। अब बताओ हर एक क्वेश्चन के अंदर अभी तक अपन ने जितने भी किए उनमें कोई कंसेप्ट था क्या ऐसा? सिर्फ कैलकुलेशन करवाई है उसने। और ये भी मैं पूरा सोल्व नहीं करूंगा, देखिएगा। 13×5 = 65 होता है, 5 लिखा, 6 कैरी आई, 13 सत्ते 91, 91 में 6 जोड़ेंगे तो 97, यानी 7 आएगा और 9 कैरी लगेगी। अब बताओ कोई देखने आ रहा है क्या अपन को कि पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे? भाई लास्ट से चलते आओ, 5 और 7 चेक कर लो, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, एक ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। और भाई कोई अगर पूरा सोल्व करना चाहता है, टाइम वेस्ट करना चाहता है, तो इनको मल्टीप्लाई कर लो पूरे से, 8775 आ जाएगा। कोई बड़ी मुश्किल वाली चीज नहीं है। 4th नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसके अंदर क्या बोला है कि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर बताना है अपन को, यानी कि पहले तो सबसे छोटा नंबर निकालना है। अब कौन सा नंबर है वो, कि अगर अपन उसको डिवाइड करें 24 और 32 से, तो वो 10 और 18 रिमाइंडर छोड़े। भाई काफी इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले तो क्या करो, 24 और 32 का एलसीएम निकालो। अब लेकिन एलसीएम भी नहीं है कि आप एकदम ऐसे करके निकाल रहे हो, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हो, नहीं भाई। एलसीएम निकालने का बेस्ट मेथड है कि इनको ब्रेक कर लो। ये 8 या 24 होता है और ये 8 चौके 32 होता है, आया ना? तो अगर मैं एलसीएम इसका लिखना चाहता हूं तो वो क्या आएगा भाई, 8 दोनों में कॉमन है, 3 और 4 अलग से आ जाएंगे। तो कितना इजीली एलसीएम निकल गया, 8 या 24, 24 होकर 96, यानी कि 96 सबसे छोटा ऐसा नंबर होगा जो इन दोनों से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। लेकिन इसने तो क्या बोला, रिमाइंडर बचना चाहिए। भाई 24 से जब भाग दें तो 10 रिमाइंडर बचे, 32 से भाग दें तो 18 रिमाइंडर बचे। ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करो, इनको घटा लो। तो देखो यहाँ भी 14 आ रहा है, यहाँ भी 14 आ रहा है, यानी कि ये जो आपका भी नंबर आता है उसमें से 14 घटा दोगे तो ये देखो कितना आएगा, 82। यानी कि 82 एक ऐसा नंबर होगा जिसको मैं 24 से भाग दूंगा जब तो 10 रिमाइंडर देगा, 32 से भाग दूंगा तो 18 रिमाइंडर देगा। बेसिक चीज है, मतलब कोई इतना मुश्किल नहीं है इसके अंदर। और लेकिन इसने पूछा क्या है भाई, इसने सम ऑफ डिजिट्स पूछा था, तो 82 के अपन सम ऑफ डिजिट करेंगे तो 10 अपना इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है भाई, 5 नंबर पे चल लेते हैं। 5 नंबर वाला क्वेश्चन भी काफी इजी है। सर्कुलर रेस मतलब इजी होता है, ठीक है, इतना कोई मुश्किल काम नहीं होता इसके अंदर। और अब इसने क्या बोला है कि 1240 मीटर की रेस है, ठीक है भाई। इसने क्या बोला कि ए और बी सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, सेम टाइम के ऊपर ही करेंगे, ऑब्वियसली रेस है तो मतलब सेम टाइम पे ही भागा जाएगा। दोनों की स्पीड दे रखी है, एक की 34 है और एक की इसने कितनी दे रखी है, 66 किलोमीटर पर आवर में है भाई, ये देख लेना। और ये मीटर में था, वो अपन बाद में कंसिडर कर लेंगे। इसने क्या बोला कि ये वापस से कब मिलेंगे, फर्स्ट टाइम ऑन द ट्रैक। ये नहीं बोला कि स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने चाहिए, इसने बोला कहीं भी कब मिलेंगे। तो देखो ये क्या बोल रहा है कि अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में, ये इंपॉर्टेंट चीज है भाई, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं भाई। 66 वाला दौड़ के जैसे यहाँ कहीं आ जाएगा, 34 वाला दौड़ के यहाँ तक ही पहुंच पाएगा, दोनों यहाँ मिल जाएंगे भाई, दोनों एक साथ दूरी को कवर करेंगे। या फिर अपोजिट डायरेक्शन में जब भी जाते हैं तो स्पीड्स अपनी एडअप होती है, बेसिक चीज है ये तो। यानी कि 1240 मीटर की दूरी कवर करनी है 66 + 34 की स्पीड से, लेकिन ये क्या है, किलोमीटर पर आवर में है। जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 से गुणा करना पड़ता है। इस चीज में भी कंफ्यूज मत होइएगा भाई, मैं बता देता हूं ध्यान रखने के लिए कि बड़ी वैल्यू है किलोमीटर पर आवर, छोटी में जाना है मीटर पर सेकंड में, तो हमेशा छोटी से गुणा होगा। जो जिसमें भी जाना होता है उससे गुणा करते हैं। तो अब देखो यहाँ पे अपन को मीटर पर सेकंड में जाना था तो छोटी वैल्यू से गुणा किया है मैंने इसको, ठीक है। अब भाई ये तो 100 बन जाएगा, 100 के एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, यहाँ 10 बचेगा। अब भाई इसको आप अपने हिसाब से कैसे भी इजी बना सकते हो, या तो इन दोनों को गुणा कर लो, या फिर मैं और एक इजी मेथड बताता हूँ, उससे भी ज्यादा बेटर है। मतलब ऐसा अपन को कैलकुलेशन के अंदर भैया अप्रोक्सीमेशंस लगाने पड़ सकते हैं, और इसने भी तो देखो बोला है कि नियरेस्ट होल नंबर पे बताना है, तो मतलब अप्रोक्सीमेट निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट निकालने की जरूरी नहीं है। भाई 5 से जब मैं 125 को काटता हूं तो 25 बार भाग जाता है, ये 124 है, थोड़ी सी छोटी वैल्यू आएगी, यानी 24 पॉइंट समथिंग आएगा। अब देखो 24 पॉइंट समथिंग को 18 से गुणा करना बड़ा इजी है, मैं बताता हूँ। 18 चौके 72 का 2, 7 कैरी लगी, 18 दूनी क्या करेंगे 36, 36 और 7 कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा, यानी 43.2। लेकिन अपन ने तो यहाँ पे 124 मतलब छोटी वैल्यू ली थी, तो थोड़ा सा बड़ा अपना आंसर आएगा। तो 43.2 से थोड़ा सा बड़ा आंसर कौन सा है, 45 वाला है। एग्जैक्टली अपना सही आंसर आ जाएगा ये वाला, और आप इसको सोल्व करके देखना 45 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है भाई, 6 नंबर पे आ जाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं। अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए थे उनमें से मतलब सबसे बढ़िया क्वेश्चन यही वाला मानूंगा मैं तो, क्योंकि बाकी सब कचरा था, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इसमें क्या बोला है कि भाई ये जो इक्वेशन है ये इसके बराबर है, a + 2b + c की वैल्यू बतानी है। भाई ऐसा करो कि इन सारी चीजों को उधर ले जाओ, तो ये क्या बनेगा, a² + 4b² + c² -6 है, प्लस में 16b
और -10c और बराबर में तो माइनस का 50 बचा भैया ना। आप इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाओ इसके अंदर और इजीली आपका आंसर आ जाएगा। और भाई जिनको नहीं पता कि वो क्या मेथड होता है तो मैं इजीली सिखा रहा हूँ। जैसे देखो ए स्क्वायर और -6a वाली टर्म्स को आप ध्यान से देखो, तो इन दोनों से मैं क्या लिख सकता हूँ, a-3 का होल स्क्वायर। अब इससे मतलब ये लिखने से क्या होगा, देखो एक बार मैं बताता हूँ यहाँ पे लिख के। ये क्या होता है एक्चुअली में, ये होता है ए स्क्वायर प्लस 9 और माइनस में 6 है। देखो मेरे पास में ए स्क्वायर है, ठीक है, प्लस 9 कहीं नहीं दिख रहा, बाद में बात करते हैं उसके बारे में, और -6 है ये रहा। तो अगर मैंने यहाँ पे +9 किया है तो मैं अगर -9 कर दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि मैं इसमें से 9 घटा देता हूँ। इतना समझ में आ गया। अब मैंने अगर ये वाला डिटेल में बताया तो बाकी वाले मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। भाई अब मैं ले रहा हूँ 4b स्क्वायर को और 16b को, तो देखो क्या होगा भाई, आ जाएगा 2b प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब देखो मैं ओरली बता देता हूँ भाई, इसको करेंगे तो 4b स्क्वायर आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, मैं 16 घटा देता हूँ। और अब देखो 2ab वाले टर्म में क्या आएगा, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 भी आएगा, वो यहाँ लिखा हुआ है। आ रहा है समझ में, ठीक है। अब अपन लास्ट में ले लेते हैं सी स्क्वायर और 10c वाले टर्म को। भाई यहाँ सी स्क्वायर है, यहाँ 10c है, मतलब ये बनेगा c-5 का होल स्क्वायर। कैसे, देखो c का स्क्वायर ये रहा, अब प्लस में क्या आएगा, 25 आएगा, तो यहाँ पे मैं 25 एक बार घटा देता हूँ। फिर यहाँ देखो क्या आएगा, माइनस का 10c, वो ऑलरेडी है मेरे पास में, और ये सब बराबर किसके दे रखा है, -50 के। ये चीज एक बार अपन हटा देते हैं, इसका अपने कोई काम नहीं है। और अब देखो कितना इजीली सोल्व हो रहा है ये। कैसे हो रहा है कि भाई -9 -16 और -25 तो 50 ही बन गया, इधर भी 50 ही था, यानी ये सब तो कट जाएगा। ये वाली चीज, ये वाली चीज और ये वाली चीज 0 के बराबर आ जाएगी। अब भाई देखो मेरे को पता है मैं इस क्वेश्चन को आके बहुत ही कम स्टेप्स में जल्दी से सोल्व कर सकता था, लेकिन मेरे को आपको डिटेल में समझाना था तो मैंने इतना इस पर टाइम दिया है। तो एक छोटी सी चीज और समझो कि भाई किन्हीं भी दो चीज, एक चीज, पांच चीज का स्क्वायर अगर मैं कर रहा हूं और उनको जोड़ रहा हूं तो वो 0 के बराबर कभी नहीं आ सकता भाई, ये कॉमन सेंस है। क्यों, क्योंकि अगर मैं -2 का स्क्वायर भी करता हूं तो भी प्लस की वैल्यू आती है, वो प्लस क्या 4 आता है, तो यहां से कुछ 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 वैल्यू तो आएंगी ना, तो वो 0 के बराबर नहीं हो सकती, यानी इन सभी को 0 के बराबर होना पड़ेगा। यानी यहां से a इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, यहां से b इज इक्वल टू -2 आ जाएगा, यहां से c इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब ये सारी वैल्यू अपन इसमें पुट करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा अगले स्टेप में। तो ये 3 आएगा और माइनस में 4 आएगा और प्लस में 5 आएगा, तो 8 - 4 करेंगे 4, अपना आंसर करेक्ट हो जाएगा एकदम से। आसान था, ठीक है भाई। बस इस क्वेश्चन को एक बार खुद से दोबारा सोल्व करके देखना, ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड वाला जो स्टेप था ये काफी इंपॉर्टेंट था, प्लीज करके देख लेना। 7वें नंबर पे आ जाते हैं। इसमें क्या बोला है कि एक फिगर है, इसके अंदर एंगल ए 90 डिग्री दे रखा है, काफी ईजी कर दिया ये काम इसने 90 डिग्री देके। बी एम की वैल्यू 5.4 है, सी एम 4 है, ये सी है भाई, है ना। और ये क्या बोला है कि एरिया निकालना है इस ट्राइंगल का। भाई वैसे तो देखो बेसिक से जाओगे तो बहुत बड़ा है, एक बार मैं ओवरव्यू दे देता हूँ बेसिक का। क्या होता है कि भाई किसी भी एक पॉइंट से एक सर्कल के ऊपर टेंजेंट आती है तो उनकी दूरी बराबर होती है। अगर ये 5.4 है तो ये भी 5.4, ये 4 है तो ये भी 4। अब देखो अगर मान लो मैं इस दूरी को x मानूंगा तो ये भी x हो जाएगी। अब बेसिक से जाना बहुत ही मतलब बिल्कुल अकलमंदी वाला काम नहीं है। बेसिक वैसे क्या है कि भाई एक राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस लगा के आप इसमें x निकाल सकते हो और वो x आ जाएगी तो अपन इजीली रे ऑफ ट्राइंगल बता सकते हैं, ठीक है। अब पाइथागोरस कैसे लगेगी भाई कि 5.4 का प्लस x करो, उसका स्क्वायर करो, प्लस में इधर x प्लस 4 का होल स्क्वायर करो और बराबर में वो 9.4 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यहाँ से आपका x जो भी आएगा वो आप पुट करोगे और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा के इजिली एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन ये नहीं करना है, करना क्या है अपन को भाई, जब भी ऐसी कंडीशन दे रखी हो कि 90 डिग्री का दे रखा हो, अंदर सर्कल हो और ये वाली साइड्स अपन को दे रखी हो, कोई भी दिमाग नहीं लगाना, डायरेक्टली आप इसको इसके साथ गुणा कर दो, वही आपका आंसर होता है। तो देखो 5.4 को 4 से गुणा करेंगे, 4 चौके 16, 500 के 20 और 21, यानी 21.6 ही आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। भाई ये मैंने सिर्फ ट्रिक बताई है, इन ट्रिक के ऊपर मतलब बहुत सारे मैंने वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हैं, इनको अपन सिंप्लीफाई करके या प्रूफ देख के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो ये सारी चीजें अपन को पता होनी चाहिए। बाकी अगर किसी को समझ नहीं आ रहा वो इंसान बेसिक मेथड से जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है उसके अंदर, ठीक है। लेकिन वो कैलकुलेशन में टाइम खाएगा, इसीलिए अपन ये शॉर्ट मेथड इजाद करते हैं। और बाकी शॉर्टकट एक्चुअल में कुछ भी नहीं होता है, अपन बीच के स्टेप सारे गायब कर देते हैं और जो मतलब लास्ट में आके आता है उसी को अपन एक शॉर्ट ट्रिक का नाम दे देते हैं, ठीक है भाई। 8 नंबर पे आ जाते हैं। 8 नंबर के अंदर क्या बोला है कि ए बी और सी डी को पैरेलल दे रखा है, ये एंगल्स दे रखे हैं,
एफ एक्स ई निकलवा रहा है। एफ एक्स ई का मतलब ये वाला एंगल निकलवा रहा है, ठीक है। एक बार कलर चेंज कर लेता हूं मैं। एफ एक्स ई मतलब ये एंगल निकलवा रहा है। कैलकुलेशन है बेस क्वेश्चन के अंदर भी। देखो मैं बताता हूं, जैसे एक लाइन के ऊपर एंगल 180 डिग्री होता है, 101 और 47 यानी 148 एंगल यहाँ पे दे रखा है अपन को। तो ये वाला जो एंगल है वो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। अब ये एंगल 32 आ गया, अगर मैं ये और निकाल लूं तो ये इजिली आ जाएगा। अब ये कैसे निकलेगा भाई, जैसे देखो आपको अल्टरनेट एंगल का कंसेप्ट पता होगा कि ये मैं इनको ज्वाइन करवाता हूं, ये और ये, तो 101 के बराबर होगा ये पूरा एंगल, हाँ या ना। लेकिन इसने यहाँ पे तो सिर्फ 53 ही दे रखा है, तो 101 में से मैं 53 को घटा देता हूं तो कितना बचेगा, 48 बचेगा, यानी ये वाला एंगल 48 हो जाएगा। अब देखो एक ट्राइंगल के दो एंगल पता है मेरे को, तो तीसरा एंगल मैं इजिली फाइंड कर सकता हूँ। कैसे होगा भाई, एक एंगल 48 है, एक 32 है, इन दोनों को जोड़ो तो कितना आ जाएगा 60, यानी कि ये वाला जो एंगल बचेगा, नहीं 40 और 30 70, 70 और 10 80 हो जाएगा। तो ये वाला एंगल कितना बच जाएगा, 100 डिग्री बच जाएगा। यही अपन से पूछा था, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बताओ इसमें कोई भी पेन भी लगाने की नीड नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, तो बेसिक कैलकुलेशन आराम से कर सकते हैं अपन। 9 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसको सिंप्लीफाई करके बताना है भाई, यहां से m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो इनको अपन लिख लेते हैं, इनको सिंप्लीफाई ही करना पड़ेगा और कोई मेथड ही नहीं है। रूट 18 को मैं सोल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, 9 इंटू 2, तो 9 का रूट तो 3 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर रह जाएगा। 72 को 36 लिख सकते हैं, सारे भाई आधे आधे ही हो रहे हैं मतलब। तो ये आ जाएगा 6 रूट 2, 98 में 49 आएगा यानी 7 रूट 2। ये सब m के साथ गुणा है, बराबर में 96। 7 और 6 13, 13 और 3 16, यानी 16 रूट 2 इंटू एम बराबर 96। 16 से 96 कट गया 6 बार, m की वैल्यू आ गई 6 अपॉन रूट 2। लेकिन सारे ऑप्शंस अलग अलग दे रखे हैं, मतलब रूट नीचे किसी में नहीं है, तो भाई रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ये 2 बन जाएगा, ये इसको 3 बार काट देगा तो 3 रूट 2 अपना आंसर आ जाएगा। ये एकदम से सही हो जाएगा, आसान था। ठीक है भाई, 10 नंबर पे आ जाते हैं। 10 नंबर में क्या बोला है कि पी क्यू आर दे रखे हैं और ये इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछ रहा है अपन से। काफी इजी होता है भाई, मैं बता देता हूँ। पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यूब और माइनस में 3 पी क्यू आर, इसके अपने पास में 4 फॉर्मूले होते हैं और वो चारों फॉर्मूले मैंने बहुत डिटेल में आपको बता रखे हैं कि भाई उनको अपन कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे वो फॉर्मूले आते हैं और कैसे अपन मतलब उनको सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन अब इस क्वेश्चन के अंदर पता है डेटा इस तरीके से सेट किया हुआ है कि उनमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करें, यही सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। तो पता है इसके लिए क्या करना होता है भाई, ये देखो जब भी वैल्यूज छोटी मतलब बड़ी हो वैल्यूज और पास पास में दे रखी हो, तो आप सबसे इजी मेथड है ये लगाइए इसमें कि फॉर्मूला बनेगा p प्लस क्यू प्लस आर अपॉन 2 और ब्रैकेट में क्या आएगा, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू माइनस आर का होल स्क्वायर और प्लस में आर माइनस पी का होल स्क्वायर। सबसे बेस्ट मेथड होता है, पता है क्यों होता है ये, इसका रीजन भी है और ये चीज आप दिमाग में बिठा लो, हर बार यही यूज करना है कि भाई देखो मैं p माइनस क्यू करूंगा तो यहाँ छोटी सी वैल्यू बन जाएगी, उसका स्क्वायर करना कितना ईजी रहेगा। तो ये मेथड बेस्ट होता है भाई, पहले सबको जोड़ के 2 का भाग देना है। तो देखो इनको अब एक बार तो अपन लिख लेते हैं, अगले स्टेप में जोड़ लेंगे। 777 779 776 और अपॉन 2 करना है। यहाँ देखो भाई इसमें से ये घटाएंगे, माइनस का 2 आएगा, माइनस 2 का स्क्वायर, फिर प्लस में इन दोनों को घटाएंगे तो 3 आएगा, 3 का स्क्वायर, और फिर इन दोनों को घटाएंगे तो 1 आएगा यानी 1 का स्क्वायर। अभी तक सब इजी चल रहा है, कोई मुश्किल वाली चीज नहीं आई है। ठीक है भाई, अब देखिएगा कैलकुलेशन करनी है, अपन इनको जोड़ लेते हैं। तो इनको जोड़ेंगे या फिर इनको जोड़ने से भी पता है ज्यादा बेटर क्या होता है कि भैया 777 है, इसको 777 बनाना है तो 2 घटाना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो 2 घटा रहे हैं तो वो 2 इसमें जोड़ देते हैं, तो ये 778 बन जाएगा। तो 3 बार 777 आएगा, उसमें 1 ज्यादा है। भाई ये तरीका होता है आसान कैलकुलेशन को करने का। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप आराम से जोड़ भी सकते हो या फिर आप मेरा मेथड भी लगा लो। तो ये एक्चुअली में बना क्या, 777 गुणा 3 और प्लस 1 बन गया ये। तो ये कितना आ गया, 7 21 22 23 का 2 हाथ लगे 2, 7 21 22 23 और प्लस 1 करना है इसमें, यानी ये आ जाएगा 2332 और अपॉन में 2। अब मल्टीप्लाई में क्या आएगा, देखो भाई ये बनेगा 4, ये बनेगा 9 और ये बनेगा 1, यानी 14 आ जाएगा। तो 2 से अगर मैं इसको काटता हूं या फिर 2 से 14 को काट के 7 बना लो, अब 7 से गुणा करना क्योंकि ईजी हो जाएगा। तो देखो 7 दूनी 14 का 4, 1 कैरी लगी, 7 21 और 1 22। अब मैं पूरा सोल्व करने की नीड नहीं हुआ है, मतलब मैंने पहले भी आपको ये वाली चीज बताई थी, आप पीछे भी एक क्वेश्चन में आया था भाई 4 और 2 चेक कर लो ना कौन से ऑप्शन के अंदर है, लास्ट से चालू करो। 4 2 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, देखो सी ऑप्शन में है, और आप इनको गुणा करके देखना एग्जैक्टली यही आएगा भाई। इसी तरीके से टाइम बचाया जाता है। ठीक है, बाकी आप इसमें डिजिटल सम भी लगा सकते थे, लेकिन मतलब वो ऐसी चीजें हैं जो मतलब सेकेंडरी होती हैं,
सबसे पहले आप अगर यूनिट डिजिट से जा रहे हो तो बेस्ट मेथड है, उससे इजी कुछ भी नहीं हो सकता। स्ट्राइक भी कर जाता है बहुत जल्दी, आंसर भी आ जाता है बहुत जल्दी। ठीक है भाई, 11 नंबर पे चल लेते हैं। इसमें क्या बोला है कि सैम है वो एक काम को 36 दिन में कर सकता है। ठीक है भाई, वीर जो है वो 80% मोर एफिशिएंट है शाम सैम से। तो यानी कि वीर 80% मोर एफिशिएंट है। तो 80% की फ्रैक्शन क्या होती है, 4/5। यानी कि अगर शैम को मैं 5 मानूंगा तो वीर 9 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो सैम जो है वो एक काम को 36 दिन में कर सकता है, सैम की एफिशिएंसी 5 है। यानी कि अगर मैं टोटल वर्क निकालूंगा तो वो 36 इंटू 5 आ जाएगा। अब 36 इंटू 5 करने का भी मैंने तरीका समझा रखा है कि 36 का आधा करो और एक जीरो लगा दो आगे, यानी 180 आ जाएगा। टोटल वर्क आ गया मेरे पास में। आगे पढ़ते हैं। अब ये क्या बोल रहा है कि ये साथ में काम करना चालू करते हैं, लेकिन वीर जो है वो 9 दिन बाद में चला जाता है। अरे भाई 9 और 5 14 की एफिशिएंसी से 9 दिन तक काम करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 126 काम कर देंगे ये। 180 मेरा काम था, उसमें से 126 हो चुका है, तो इनको अगर मैं घटाऊंगा तो 54 काम बच गया। अब ये 54 काम कौन करेगा, सैम अलोन करेगा, 5 की एफिशिएंसी से करेगा। तो देखो 10 पॉइंट कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। इसने क्या पूछा है कि कितने दिन में कर देगा, भाई 10.8 दिन में कर देगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, 12 नंबर पे आ जाते हैं। 12 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक सर्टेन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं कंपनी के अंदर, इनमें से एक एम्प्लॉय 56 केजी का और ऐड हो जाता है तो एवरेज वेट जो है वो 1 से बढ़ जाता है। भाई देखो इस क्वेश्चन को एकदम मतलब अपन बेसिक से 2 इक्वेशन बनाएंगे और इनसे सोल्व कर लेंगे। तो जैसे अपन ये मान लेते हैं कि कंपनी के अंदर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो थे वो n थे और इनका एवरेज वेट को a ही मान लेते हैं अपन। तो इनका टोटल वेट कितना हो गया, na हो गया। ठीक है भाई। अब इसने क्या बोला कि एक एम्प्लॉय जिसका 56 केजी वेट है, तो 56 केजी वेट वाला आया, तो ऐसा करने से क्या हुआ कि भाई जो नंबर था बंदों का उसमें भी 1 की बढ़ोतरी हो गई और एवरेज में भी क्या हो गई, 1 की बढ़ोतरी हो गई, तो a+1 हो गया। अब देखो इस इक्वेशन को एक बार सोल्व करो तो ये आएगा na प्लस 56 बराबर में इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी na प्लस n प्लस a और प्लस 1 आ जाएगा। na से na कटेगा, यहाँ से n प्लस a की वैल्यू कितनी आ गई, 56 माइनस 1 55 आ जाएगी। ठीक है भाई, यहाँ से एक और इक्वेशन बना लेते हैं। अब इसने आगे एक और कंडीशन दी है कि एक और एम्प्लॉय अगर आ जाता है जिसका वजन 52.4 है, तो इसी में तो बढ़ेगा भाई वो, यानी क्या आएगा na प्लस 56 प्लस 52.4। ऐसा करने से अब देखो एक बंदा बढ़ा है और एवरेज इसने 1.2 केजी बढ़ाया है, तो भाई कितना हो जाएगा, n प्लस एक बंदा सो पहले से था, एक और बढ़ गया यानी n+2 हो गया। ठीक है भाई, अब n में तो अपने एक बंदा बढ़ा दिया आपने, जितने बंदे उनसे थे पहले, लेकिन एवरेज वेट इसने क्या बोला कि 52.4, ये कितना हो जाएगा, 1.2 से इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि एवरेज वेट a था, वो कितने से इंक्रीज हो गया, 1.2 से। अब भाई इस इक्वेशन को सोल्व कर लो, यहाँ से एक आएगी इक्वेशन n और a में, दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे इजिली आंसर आ जाएगा। तो देखो भाई ये क्या बनेगा, na प्लस इन दोनों को जोड़ लो तो ये 108.4 आ गया, ये तो n+2 बन गया, ये है a और प्लस में 1.2, इन दोनों को गुणा कर लेते हैं। तो देखो ये क्या आएगा, na प्लस में n यानी 1.2n और प्लस में ये 2a आ गया और 2 इंटू 1.2 करेंगे तो 2.4 आ जाएगा। अब देखो भाई इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, na और na तो पिछली बार वाली तरह अपना कट जाएगा। अब देखो यहाँ से इस इक्वेशन को अपन लिख लेते हैं, तो 2a प्लस 1.2n है और बराबर में 108.4 में से 2.4 घट जाएगा तो 106 बच जाएगा। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो तो a प्लस ये क्या आ जाएगा 0.6n और यहाँ आ जाएगा 53। अब मेरे पास में 2 इक्वेशन मिल गई n और a की टर्म्स में, मेरे को एवरेज वेट a निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, n की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा। तो देखो क्या आएगा, 53 बराबर a प्लस में 0.6 इंटू n, n की जगह क्या आ जाएगा 55 माइनस a, तो ये आ जाएगा 55 माइनस a। अब देखो यहाँ से क्या बनेगा, 53 बराबर a प्लस 0.6 इंटू 55 करेंगे, तो आप ऐसा कर लो कि 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 3 33, लेकिन पॉइंट 1 के बाद लग जाएगा, तो ये बेसिकली 33 ही आ जाएगा। ठीक है भाई, और माइनस में 0.6 a आ जाएगा। a में से मतलब 0.6 अपन घटाएंगे तो 0.4 बचेगा ये, यानी 0.4 a और इज इक्वल टू, अब 53 में से 33 घटा देंगे अपन, तो अब 53 में से 33 जाएगा तो यहाँ 20 आ गया। लेकिन अब क्या करेंगे भाई, ये 0.4 को उधर भेजेंगे अपन, तो 20 अपॉन 0.4 आ जाएगी a की वैल्यू, ये पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 आ जाएगा, 4 से इसको काटा 50 आ गया, मतलब a की वैल्यू 50 आ गई। इसने यही पूछा था कि ओरिजिनल एवरेज वेट ऑफ एम्प्लॉयज क्या होगा, जो अपन ने a माना था, यानी 50, मतलब a वाला ऑप्शन अपना एकदम से करेक्ट हो जाएगा। चल लेते हैं 13 नंबर के ऊपर। ठीक है भाई, 13 नंबर पे आ जाते हैं। इसमें क्या बोला है कि रेशियो पूछा है नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पीपल इन 1988 और 1991 में टुगेदर। भाई 1988, डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, पाई चार्ट को,
1988 का मतलब ऑरेंज कलर यानी ये, और फिर है 1991 यानी ये। तो देखो क्या आ जाएगा, 23 और 19 आ जाएगा, 23 प्लस 19। और एक चीज मैं बताता हूं, इसमें मैं बाकी डेटा पे ध्यान नहीं क्यों नहीं दे रहा कि भाई ये 9000 मैंने नहीं देखा, क्यों, ध्यान से दीजिएगा कि भाई 23 और 19% निकालना है 9000 का, और बटे अगर 100 भी आएगा तो वो नीचे वाले रेशियो में भी तो आएंगे, तो ये सारी चीजें कट जाती हैं। तो इसलिए अपन इनको लिखा नहीं करते हैं, अपन सिर्फ ये परसेंटेज लिख लेंगे, आंसर आ जाएगा। अब किसके साथ पूछा है रेशियो, 1990 वालों के साथ। 1990 का मतलब 25% के साथ में पूछा है, तो भाई नीचे 25 आ रहा है और इनको जोड़ने पे 42 आ रहा है, 42/25, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एकदम बेसिक था ये वाला। 14 नंबर में क्या बोल रखा है कि आउट ऑफ 25,000 रजिस्टर्ड वोटर्स। इस क्वेश्चन में एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। दोनों तरीके बता देता हूँ भाई, पहले बेसिक भी फिर ट्रिक भी। कि 25,000 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, उनमें से 80% ने इलेक्शन में वोट किया है। तो ध्यान दीजिएगा भाई, 25,000 में से 80% ने वोट किया है, 80% की फ्रैक्शन 4/5। इस क्वेश्चन को है ना, आप मतलब पूरा डिटेल में जाने की बजाय एक लाइन में लिख के सॉल्व करने की कोशिश क्या करो, ज्यादा इजी रहेगा। मतलब देखो, एक तो जितना लिखते हैं उतना टाइम वेस्ट होता है, एक अपन अगर एक ही लाइन में कर लेंगे ना तो कंजस्शन भी नहीं होगा ज्यादा। इसीलिए अपन जितना शॉर्ट करना चाहते हैं, जितना शॉर्ट कर सकते हैं उतना शॉर्ट करना चाहिए अपन को। अब देखो इसने क्या बोला कि 3% वोटर्स के जो वोट्स हैं वो इनवैलिड है। अरे तो भाई 97% के तो वैलिड है। तो पहले तो अपन ने 25,000 टोटल में से कितने लोगों ने वोट किया वो लिखा, अब अपन ने कितने उनमें से वैलिड वोट थे वो लिखे। अब ये क्या बोल रहा है कि जो रिमेनिंग वोट है वो लूजर कैंडिडेट के बीच में इक्वली बांट दिए गए और विनर को 75% मिले। यानी कि जो दो लूजर हैं उनको इनका 25% वोट मिला होगा। अगर विनर को 75 मिला है तो लूजर को 25 मिला होगा। अब ये दो लूजर हैं, उनमें बराबर बांटे गए हैं। तो इसने क्या बोला कि हाउ मेनी वोट्स डिड ईच लूजर कैंडिडेट रिसीव। अरे हर एक कैंडिडेट को कितना मिला होगा इसका आधा कर दो। ये तो टोटल लूजर के थे, उसका आधा कर देंगे तो दोनों को कितने मिले वो आ जाएंगे। कैलकुलेशन है भाई, कैलकुलेशन कर लो इजीली। इन 3 जीरो से 2 तो ये कट गई, एक ये कट गई, है ना। अब देखिएगा 5 से 25 कट जाएगा 5 बार, और इस 2 से 4 कट जाएगा 2 बार। और अब यहाँ पे देखें तो देखो 5 दूनी 10 होता है, 10 से ये वाला भी कट जाएगा। यानी कि 25 इंटू 97 अपन को करेंगे, वही आंसर आएगा। तो भाई ये वाला मल्टीप्लाई इजीली कर सकते हैं अपन, आंसर आ जाएगा। लेकिन अब मैं इसके एक बार शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको। वैसे 25 इंटू 97 करेंगे, एक बार तो देख लेते हैं। 25 7 175 का 5 17 कैरी लगेगी, 25 में 225, उसमें 17 जोड़ेंगे तो 242 आ जाएगा। तो 2425 अपना आंसर आएगा। कायदे से तो पहला आंसर आएगा। तो अब देखो भाई, मैं जिस शॉर्टकट की बात कर रहा था कि मतलब इस क्वेश्चन के अंदर है ना, आप ऐसा कोई एक डेटा ढूंढो जो या तो प्राइम नंबर है या फिर एक ऐसा नंबर है जो किसी से भी मतलब एकदम यूनिक नंबर है। समझ रहे हो कि मतलब ये अपना तरीका होता है, मतलब वैसे कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। तो मैंने इस क्वेश्चन के अंदर देखा कि भाई 25,000 वोटर थे, उनमें से 80% ने वोट किया, तो यहां से तो 80 और 20 आएगा, कोई काम का डेटा नहीं है। यहां देखो 3% वोटर ने अपना कास्ट किया है वोट जो इनवैलिड था, वैलिड वाले कितने 97 हो जाएंगे। मेरे को ये पता ही नहीं है ना, मैं सिर्फ क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ। तो भाई आप ऐसा ऑप्शन ढूंढ लो जो 97 से डिवाइड हो रहा है। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि थोड़ा सा डेटा मुश्किल है, 97 से डिवाइड होने वाला ऑप्शन अपना चेक करना मुश्किल मान सकते हैं अपन। लेकिन जैसे कल एक क्वेश्चन आया था पेपर के अंदर, उस पेपर में 37% वोट्स वैलिड थे, तो उस क्वेश्चन में अपन ने क्या किया, ऐसा ऑप्शन ढूंढ लिया जो इजीली 37 से डिवाइड हो जाता है। तो बस यही अपन को दिमाग लगाना है, और एक्चुअली में इनसे 97 से भाग देके देखेंगे तो इनमें से किसी में भाग नहीं जाएगा, सिर्फ एक इसी में जाएगा। तो ये वाला अपन भी एक्स्ट्रा दिमाग लगा सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है भाई, 15 नंबर पे आ जाते हैं। ये बोले कि इनमें से कौन सी फ्रैक्शन जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब छोटी से बड़ी आरोही क्रम में बतानी है। बहुत ही आसान है भाई, एक चीज आप देखो। अच्छा, मैं पहले इस चीज का डिटेल्ड मेथड समझा देता हूँ क्या होता है, क्योंकि बार बार हर बार तो ऐसा नहीं है कि वो 24/12 यानी 2 दे देगा ऑप्शन में अपन को। तो ये वाला दिमाग तो अपन नहीं लगा सकते हैं, वैसे आंसर ये वाला होगा। लेकिन डिटेल समझ लेते हैं एक बार कि जैसे देखो 3/4 है, 15/16 है, 28/23 है और 24/12 है। भाई आपको पता है क्या करना है, 24/12 को तो एक बार सोल्व करके 2/1 छोटा बना लो। और देखो एकदम बेस्ट मेथड है कि आप ऐसे मल्टीप्लाई करना चालू करो। देखो ये 16 3 48, ये 60 आएगा। भाई यहाँ 48 लिखा मैंने, यहाँ 60 लिखा, बड़ा क्या है, 60 बड़ा है। यानी इन दोनों फ्रैक्शंस में से ये फ्रैक्शन बड़ी है, तो इसका काम ही खत्म हो गया। अब इन दोनों को कंपेयर करो। तो देखो कंपेयर भी करेंगे तो 15 को 23 से गुणा करना है, 15 3 45 का 5 4 कैरी लगी, 15 दूनी 30 और 4 34 आ गया। इन दोनों को गुणा करेंगे तो 16 को 8 से करेंगे अपन तो 128 का 8 12 कैरी लगी, 16 दूनी 32 और 12 कितना 44। इन दोनों में से भी ये बड़ा है, इसका काम खत्म हो गया।
अब इन दोनों में कंपेयर कर लो, भाई ये 28 बनेगा, ये 46 बनेगा, 46 बड़ा होता है यानी ये सबसे बड़ी है। तो जो ऑर्डर दे रखा था वही ऑर्डर अपना निकल के आया है, यानी ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी किसी में भी नहीं निकल के आएगा। आप चेक कर लेना, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, मेथड भी दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है भाई, चल लेते हैं 60 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। इसमें क्या बोला है कि इस क्वेश्चन में बोला है कि टेबल दे रखी है, डिस्टेंस टेबल दे रखी है, एथलीट पी और क्यू की एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द लास्ट 5 आवर्स अपन से पूछ रहा है कि भाई क्यू की लास्ट 5 घंटों में एवरेज स्पीड पूछ रहा है। बेसिक क्वेश्चन है, जोड़ना है, 5 का भाग देना है, जोड़ना ही बस इसके अंदर मेन काम है। तो देखो 44 और 36 को जोड़ेंगे तो 80, 80 में 50 जोड़ा 130, 130 में 15 जोड़ा 145। बस ऐसा आप जोड़ना सीख जाओगे इतना जल्दी, तो कहीं नहीं दिक्कत आएगी। अब इसमें 5 का भाग देना है, तो 5 दूनी 10 और 29 आ जाएगा। अब 29 अगर किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो कैन नॉट बी डिटरमाइन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मतलब और कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता ना। एग्जैक्टली अपने आंसर तो सही निकाला है, अगर कुछ है नहीं तो कैन नॉट बी डिटरमाइन कर देंगे। वैसे डिटरमाइन किया जा सकता है, ये ऑप्शन गलत है, कैन नॉट बी डिटरमाइन की जगह पे यहाँ पे नन ऑफ दीज आना चाहिए था, तो ज्यादा बेटर बोला जाता। ठीक है भाई, 17 पे आ जाते हैं। ठीक है, बोले कि इनमें से कौन सी सिटीज जो है वो 50% या फिर उससे ज्यादा इंक्रीज दिखा रही है अपनी सेल्स के अंदर पेन से बुक के कंपेयर में। तो भाई देखो, एक बात बताओ, 50% की फ्रैक्शन 1/2 यानी एक्चुअल में लगभग 3/2 के लगभग दिखा रही है। तो वैसे तो आप है ना, मतलब इसको खुद के दिमाग से भी कर सकते हो कि जैसे देखो ये भी और ये भी दिखा रहे हैं 3/2 के लगभग। लेकिन अगर किसी को ये समझ में नहीं आता कि भाई मैं अप्रोक्सीमेटली कैसे कैलकुलेट करूं, बहुत बार ऐसे बच्चों के मतलब कमेंट्स या मैसेजेस आते हैं कि सर ये कैसे कर लिया आपने, तो उनके लिए मैं बता देता हूं, भाई इस 920 का कुछ मत करो, आप 3/2 निकाल दो, इस 780 का 3/2, इन सब का 3/2 निकाल दो। तो अब देखो 240 का 3/2 निकाल दो और यहाँ 320 का 3/2 निकाल दो। तो ये जो भी नंबर आएगा वो या तो देखिएगा, मैं बता देता हूँ यार, चलो है ना, 2 सेकंड और लग जाएंगे। क्या है ये, 160 आएगा यानी ये 480 आ गया, ये 120 यानी 360 आ गया, ये आ जाएगा 460 यानी ये कितना आ जाएगा 0, 6 18, 4 12 और 1 1380, और ये कितना आ जाएगा 390। तो इसको 0 9 27, 3 9 और 2 11। तो देखो अब इसने क्या बोला कि कंपेयरिंग के अंदर अगर अपन करेंगे तो इससे या तो 3/2 यानी 50% या फिर 50% से बड़ा होना चाहिए। भाई देखो पहले ऑप्शन में तो मैंने देखा 50% से छोटा आ रहा है, इसमें बड़ा है, इसमें भी 360 से देखो ये बड़ा है, इसमें भी 480 से बड़ा है। यानी कि इसने पूछा है कि कितनी सिटीज में, तो 3 सिटीज में, 3 सिटीज का मतलब बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपना। आया समझ में? ठीक है, 18 नंबर पे आ जाते हैं। ये भी काफी इजी क्वेश्चन है एकदम, अपन में इसको सर्ट्स एंड इंडाइसेस लगानी है। सर्ट्स एंड इंडाइसेस टॉपिक का है, आराम से हो जाएगा। देखो हर एक चीज को 4 की पावर में लेके आ जाओ, मैं बताता हूँ कैसे करना है। 16 की पावर x इंटू में 64 की पावर 1/4 बराबर में 4 की पावर 3/4। अब देखो क्या करेंगे भाई, 16 की पावर x को मैं 4 की पावर 2x लिख सकता हूँ, ठीक है। 64 को अपन 4 की पावर 3 लिख सकते हैं और ये 3/4 बन जाएगा। अब भाई ऐसा होता है कि a की पावर b की पावर अगर c होती है ना, तो a की पावर bc बन जाता है, मतलब पावर की पावर गुणा हो जाती है। तो 4 की पावर यहां से एग्जैक्टली 3 बनेगा और उसकी पावर 1/4 दे रखी थी, तो 3 इंटू 1/4 हो जाएगा, वो मैंने डायरेक्टली 3/4 लिख दिया। इधर भी 4 की पावर 3/4 आ जाएगा। अब भाई क्या होगा, ये इससे कट जाएगा, तो 4 की पावर 2x बराबर 1 आना चाहिए। किसी भी चीज की पावर अगर आप कुछ करते हो वो 1 के बराबर उसी कंडीशन में आ सकता है जब आप उस चीज की पावर 0 कर रहे हो। यानी कि x की पावर 0 1 होता है, 1000 की पावर भी आप 0 करोगे तो 1 ही आएगा, यानी कि x की वैल्यू जो है अपनी वो 0 आ जाएगी। इसने x से पूछा था, सी ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो जाएगा अपना। 19 नंबर पे आ जाते हैं। काफी बेसिक पेपर था आज का, मतलब इतना कोई मुश्किल नहीं है। इसमें क्या बोला है कि अप्रोक्सीमेट एरिया बताना है सर्कुलर पाथ का जिसके यूनिफॉर्म विड्थ 2.5 मीटर का है और 150 मीटर का डायमीटर दे रखा है पार्क का। भाई ये पार्क है अपना, 150 मीटर अगर इसका डायमीटर है मतलब रेडियस इसकी 75 हो जाएगी। इसने बोला कि इसके बाहर एक रास्ता बनाया है और ये रास्ता 2.5 मीटर का है, हर जगह पे 2.5 मीटर का ही होगा ऑब्वियसली। तो इसने क्या बोला है कि इस रास्ते का एरिया क्या है। भाई देखो मैं बताता हूँ करना क्या है। पाई आर का स्क्वायर अगर मैं निकालता हूं बड़े वाले, मतलब बड़ी आर मेरी कितनी हो जाएगी, देखो 75 में 2.5 जोड़ेंगे तो 77.5। उसके अंदर से मैं क्या करता हूँ, अंदर वाले सर्कल का एरिया घटा देता हूँ, तो भाई मेरा रास्ते का एरिया मिल जाएगा मेरे को। तो मैं पाई बड़े आर के स्क्वायर में से पाई छोटा आर का स्क्वायर घटा देता हूँ, यहाँ से पाई अपन कॉमन ले लेंगे। बड़ा आर मतलब 77.5 का स्क्वायर माइनस छोटा आर यानी 75 का स्क्वायर। अब भाई एक तरीका तो इसमें है कि आप इनको डायरेक्टली स्क्वायर करके घटा दो, उससे ज्यादा बेटर मैं ये मानूंगा कि अपन इनको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से सोल्व करें।
तो देखो एक बार अपन ये है ना, ये बीच का मामला हटाते हैं, इसका भी कोई काम नहीं है अपने, है ना। तो अब देखो इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ तो ये पाई की वैल्यू तो 22/7। अब यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी लगेगा, तो पहले तो अपन दोनों को घटा लेते हैं, तो देखो 2.5 आ जाएगा अपने पास में। फिर अपन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0.5 तो एज इट इज आएगा, 7 और 5 12, ये आ जाएगा 152.5, हाँ है ना। अब देखिएगा अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट करना है, एक्जैक्टली कैलकुलेट करने की नीड नहीं है। एक बार अपन 7 से इस बड़े वाले नंबर को काट लेते हैं ताकि छोटे वालों को इजिली गुणा कर पाए। तो 7 दूनी 14, फिर 7 एकम 7, फिर 55 के लिए 7 7 7 49, यानी कि 21.7 के लगभग आ जाएगा ये, ठीक है भाई। अब देखो इनको अपन गुणा कर लेते हैं, आसान से इसे गुणा हो जाएंगे। कैसे करेंगे, 22 इंटू 25 कर लेते हैं, तो 22 पंजे 110 का 0, हाथ लगे 11, 22 दूनी 44 और 11 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। अब 550 को 21.7 से गुणा करना है, आसान है भाई। कैसे करेंगे, 0 से तो ये पॉइंट उड़ा दो चाहे। अब देखो इनको गुणा कर लेंगे भाई, 55 को 7 से गुणा करते हैं तो 385 आएगा, तो 5 मैंने लिख दिया, 38 कैरी लग गई, 55 एकम 55 और उसमें 38 जुड़ेगा तो 93 आ जाएगा, तो मैं 3 ही लिखूंगा, 9 कैरी लग जाएगी। 55 दूनी 110 होता है, उसमें 9 जोड़ेंगे 119 आ जाएगा, और एक पॉइंट अपन भूल गए ये वाला, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो 1193 का मतलब 1200 आ जाएगा, 1200 का मतलब ये वाला आंसर हो जाएगा। अप्रोक्सीमेटली निकालने को बोला था मैंने, अप्रोक्सीमेटली ही निकाला है। कोई अगर एग्जैक्ट निकालना चाहता है तो भाई एग्जैक्टली इसको अच्छे से सिंप्लीफाई करना, आ जाएगा ये वाला ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं है। 20 नंबर पे आ जाते हैं। 2 बोट है एम और एन, ट्रेवल करती हैं स्टिल वाटर में इस स्पीड से। भाई बोट की स्पीड को अपन x मानते हैं, यानी x m वाली बोट के लिए तो 16 है, n वाली बोट के लिए x की वैल्यू 20 है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे रखी है 4 किलोमीटर पर आवर, यानी y की वैल्यू 4 है दोनों केसेस के अंदर। तो बोले व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट m इन 2.5 आवर इन अपस्ट्रीम। भाई अपस्ट्रीम के अंदर क्या होता है कि स्पीड दोनों की घटती है। तो अब देखो स्पीड दे रखी है, टाइम दे रखा है, दोनों को गुणा करके क्या निकल के आएगा, डिस्टेंस निकल के आएगी। तो ये बोल रहे रेशियो ऑफ डिस्टेंस बताना है, तो पहले मैं एम बोट की 2.5 घंटे के अंदर अपस्ट्रीम की स्पीड लिख लेता हूं। तो देखो 16 माइनस 4 यानी 12 आ जाएगी स्पीड, इंटू 2.5 आ गया। अब प्लस में, और 4 घंटे डाउनस्ट्रीम भी गई है, 4 घंटे डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम का मतलब 16 प्लस 4 यानी 20 आ जाएगा। इसका रेशियो लेना है किसके साथ में, अब टू द मतलब किसके साथ रेशियो लेना है, डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट एन इन 3 आवर इन डाउनस्ट्रीम। भाई 20 प्लस 4 डाउनस्ट्रीम की स्पीड हो गई उसका 3 घंटे में, और 4 घंटे अपस्ट्रीम में, तो 20 माइनस 4 यानी 16, 16 इंटू 4। बहुत ही बेसिक से कैलकुलेशन करवा रहा है अपन से, इसको अपन इजीली सोल्व कर सकते हैं। 64 और ये 75 बन जाएगा, ठीक है भाई। ये बन गया 80, इसको अपन सोल्व करेंगे 12 को, ये 12 पंजे 60 बनेगा, 0 6 कैरी लगेगी, 12 दूनी 24 और 6 30 आ गया, ठीक है। 80 और 30 हो गया 110, ये बन गया 4 और 2 6, 7 और 6 13, इनको काट लो भाई, ये आ जाएगा 55/68 आ जाएगा, 55/68 अपन को सी ऑप्शन में दे रखा है, ये सही हो जाएगा अपना, ठीक है भाई। आ जाते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, अगर किसी को डायरेक्टली फॉर्मूला याद है तो वो डायरेक्टली इसको 1 बोल देगा, क्यों, क्योंकि मैं बेसिक भी बताऊंगा। कोट ए कोट बी प्लस में कोट बी इंटू कोट सी, और प्लस में कोट सी इंटू कोट डी की जो कोट ए इसकी वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। लेकिन अब ये आता कहां से है भाई, एक फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है कि tan, फॉर्मूला पता है क्या होता है कि tan a प्लस बी प्लस सी अगर मैं लिख रहा हूं तो ये बराबर होता है tan a प्लस tan b और प्लस tan c, माइनस में थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला है भाई, देख लीजिएगा, लेकिन इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएगा इससे निकल के। माइनस में क्या आता है, इन तीनों की गुणा आती है, यानी tan a tan b और tan c आ जाएगा, और नीचे क्या आएगा 1 माइनस tan a tan b आ जाएगा, और माइनस में tan b, शॉर्टकट में लिख देता हूं मैं tan c, और माइनस में tan c tan a आ जाएगा। अब देखो ध्यान से देखिएगा भाई, बहुत बढ़िया रिजल्ट निकल के आएगा कि अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 180 होती है तो ये tan 180 बनेगा, tan 180 0 होता है, यानी कि ये वाली चीज इधर आके गुणा होगी तो ये वाली चीज 0 के बराबर आ जाएगी, हाँ या ना। तो यहां से एक रिजल्ट निकल के आता है अपने पास में जो अपन को बहुत पता है अच्छे से कि tan a प्लस tan b प्लस tan c ये भाई इज इक्वल टू 0 होगा, तो ये वाली चीज को अपन 0 के उधर भेज देते हैं तो प्लस की बन जाएगी, यानी ये बराबर आ जाता है tan a tan b tan c के। ये रिजल्ट अपन को एक तो इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, जिसको याद नहीं है, जिसको याद है उसके लिए बहुत अच्छी बात है। अब देखो इसको भाई बना लो, इसको सबको कोट में बदल लो, तो ये क्या बनेगा 1 अपॉन कोट ए प्लस में 1 अपॉन कोट बी और प्लस में 1 अपॉन कोट सी, और इनको ऐसा का ऐसा ही रहने दो, ठीक है, tan a tan b tan c ही रहने दो। और पता है अब अगले स्टेप में क्या होगा, जब आप इसका एलसीएम लोगे तो नीचे तो कोट ए कोट बी कोट सी आएगा, जब कोटे से कोटे को काटेंगे तो यहां तो बनेगा कोट बी इंटू कोट सी,
ऐसे ही अगली टर्म में कोट ए इंटू कोट सी बनेगा, और अगली टर्म में कोट बी इंटू कोट ए बनेगा, और ये सारा मामला जो नीचे वाला है वो इधर आके गुणा होगा, तो कोट और टेन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो सब कट जाता है, वन बच जाता है उनमें। तो ये जो मेरा एक्सप्रेशन है वो वन के बराबर ही आ जाता है। और यहाँ पे भी अपन ने देखा कि 78, 47 और 55 को जोड़ने पे 180 ही आ रहा है, यानी इस चीज की जो वैल्यू है वो वन आ जाएगी। भाई डायरेक्ट याद रखना, ये इतना कुछ एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं करना है, बहुत पीछे रह जाओगे, वरना बहुत टाइम कंज्यूमिंग है ये चीज। ठीक है, ऐसे जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट होते हैं उनको सच में याद रखा करो, काफी यूजफुल चीजें होती हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक क्यूब है, उसको मेल्ट और रिकास्ट किया है। मैंने बहुत बार समझाया कि मेल्ट एंड रिकास्ट यानी किसी भी चीज को पिघला के दूसरी चीज बनाते हैं तो अपन वॉल्यूम बराबर करते हैं। तो भाई क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है, ए का क्यूब, ये बराबर हो जाएगी 7 स्मॉल स्फेयर, यानी 7 गोले दे रखे हैं, तो 7 इंटू गोले की वॉल्यूम, गोले की वॉल्यूम होती है 4/3 पाई, पाई का मान 22/7 इंटू आर का क्यूब। भाई आर है 3/4, तो 3/4 का क्यूब आ जाएगा। मैं 3/4 को 3 बार लिख देता हूँ, एक ही बात है। अब देखो कुछ नहीं है, हर क्वेश्चन में अपन से आज उसने सिर्फ कैलकुलेशन करवाई है, कोई भी ऐसा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था ही नहीं जिसमें अपन टाइम दें, दिमाग लगाएं, ऐसा कुछ भी नहीं था। देखो भाई 4/3 से 3/4 कट गया, और फिर 7 से 7 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 11 बार, 11 तिये 33, 33 तिये 99 और बटे 4 दूनी 8, 99/8 आ गया। ये ए के क्यूब की वैल्यू आई है। मेरे को तो ए चाहिए क्योंकि इसने लेंथ ऑफ क्यूब पूछी है, लेंथ ऑफ क्यूब तो ए थी, यानी दोनों तरफ मैं क्या कर दूंगा, पावर 1/3 कर दूंगा, यहां से तो ए आ जाएगा, 99/8 का क्यूब रूट आ जाएगा। ये देखो ऑप्शन में मिल गया। ठीक है भाई, 23 नंबर पे आ जाते हैं। इसमें क्या बोला है कि पी क्यू क्यू एस और एस टी 3 टेंजेंट दे रखी हैं। ये भी आसान क्वेश्चन मिलेगा, पक्का देखना आप। इसमें क्या बोल रहा है कि क्यू एस की वैल्यू 28 है, मतलब ये पूरी 28 है। ठीक है भाई, एस टी और अपॉन में पी क्यू कर देता हूं, तो ये 3/4 है, हाँ या ना, तो इनको एक्स बना दो, मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो एस टी की वैल्यू अगर 3x है और पी क्यू की वैल्यू 4x है, तो आप देख रहे होगे ये क्यू आर की वैल्यू भी 4x हो जाएगी। मैंने आज स्टार्टिंग में आते ही बताया था कि एक किसी पॉइंट से सर्कल के ऊपर अपन टेंजेंट डालते हैं तो उनकी दूरी बराबर होती है, तो ये भी 4x, ये भी 4x, ये 3x, तो ये भी 3x। अब देखो ये पूरी तो 28 दर की थी, पर अपने 7x निकल के आई है, यानी जो 28 की वैल्यू है वो 7x है, मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेरा 4 आ गया, यानी कि ये वाली दूरी 12 और ये वाली दूरी 4 आ गया ना, सॉरी, तो ये वाली 16 और ये वाली 12 आ गई। इसने क्या पूछा है मेरे से कि आर एस और एस टी की लंबाई बताओ। भाई आर एस और एस टी की बतानी है अपन को, आर एस और एस टी की बतानी है ना, तो 12 और 12 जोड़ेंगे तो चॉइस अपना आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है भाई, थोड़ा सा उसने कंफ्यूज किया लास्ट के अंदर, लेकिन आसान था, कोई दिक्कत नहीं लगी। चॉइस नंबर पे आ जाते हैं, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, कैलकुलेशन करनी है। देखो 50% का मतलब होता है 1/2, 1/2 ऑफ 120, यानी 1/2 गुणा 120। ठीक है भाई, और अब गुणा में 2/3 ऑफ 60, बोर्ड मास लगाना है, कुछ भी नहीं करना है, 2/3 गुणा 60 कर देते हैं, माइनस, ये बन जाएगा 50 प्लस 120 माइनस ये बन जाएगा 10, और बराबर दे रखा है मेरे को 20x के। भाई 3 दूनी 6 बन गया, 6 से 60 को काटेंगे 10 बार, ये बन जाएगा 240 और ये बन जाएगा 2400। ठीक है भाई, अब यहाँ पे देखो क्या होगा, इतना बड़ा वैल्यू तो नहीं आना चाहिए, कुछ गड़बड़ करी है अपन ने। 50% ऑफ 120 यानी कि ये तो 60 आ जाएगा और ये 40 आ जाएगा, 2400 आ रहा है भाई। देखते हैं आगे क्या है, ये बनेगा 170 में से 10 जाएगा तो 160 बचेगा, बराबर 20x। ठीक ही चल रहा है, 2400 में से 160 जाएगा तो बच जाएगा 2240 बराबर 20x। 0 से 0 कट गया, 2 से इसको काटेंगे, 112 अपना इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये सी ऑप्शन एकदम से सही हो जाएगा। ठीक है भाई, बेसिक था एकदम। 25 नंबर पे आ जाते हैं, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन बढ़िया दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। साइन ए माइनस बी की वैल्यू 1/2 दे रखी है, क्या दिमाग लग पा रहा है कि भाई साइन के अंदर 1/2 वैल्यू 30 डिग्री पे होती है, यानी कि मैं इस 1/2 को लिख सकता हूं साइन 30। अब देखो इसको और इसको कंपेयर करते हैं तो a माइनस बी की वैल्यू 30 आ गई, हाँ या ना, और यहां से देखो ऐसे ही a प्लस बी की वैल्यू 60 आ जाएगी क्योंकि कोस में 1/2 60 पे होता है, a प्लस बी अपना 60 आ गया। अब मेरे को बताओ यहां से आप ए और बी निकालने के लिए क्या इनको जोड़ोगे, क्या इनको घटाओगे? नहीं भाई, मैंने पिछले ही पेपर के अंदर बताया था कि अगर यहां से ए निकालना है तो इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, यानी 90/2 आ जाएगा ए तो अपना, और बी निकालना है तो दोनों को घटा के 2 का भाग दे दो, यानी 45 और 15 अपने आंसर आ जाएंगे, जो बी ऑप्शन है वो एकदम से करेक्ट हो जाएगा। भाई इस तरीके से आज का अपना पूरा पीटीएस सिंप्लीफाई, इस तरीके से आज का अपना पूरा पेपर सिंप्लीफाई होता है। काफी इजी क्वेश्चन थे, हर एक क्वेश्चन के अंदर मैंने कुछ ना कुछ ऐसे ट्रिक बताई जो आपका बहुत सारा टाइम सेव करेगी। बाकी इसी तरीके से अपन पेपर्स को सिंप्लीफाई करते रहेंगे। मिलते हैं अगले पेपर के सॉल्यूशन के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।